हाय स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले डिप्रिसिएशन। फर्स्ट ऑफ ऑल डिप्रिसिएशन मतलब होता क्या है हम लोगों को पता होना जरूरी है। देन हम लोग उसका अकाउंटिंग सीखने वाले। आज अपना लेक्चर जो चलने वाला है पूरा थियोरेटिकल चलने वाला है कि डिप्रिसिएशन होता क्या है, डिप्रिसिएशन में कौन कौन से फैक्टर को कंसिडर किया जाता है, डिप्रिसिएशन में कौन कौन से मेथड्स आते हैं, डिप्रिसिएशन के लिए क्या क्या रीजन हो सकती है कि डिप्रिसिएशन हम लोग चार्ज करते हैं। तो आज हम लोग बेसिकली मीनिंग डेफिनेशन ऑफ डेप्रिसिएशन पढ़ेंगे, उसके बाद में रीजन ऑफ डेप्रिसिएशन पढ़ेंगे, देन नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डेप्रिसिएशन पढ़ेंगे। उसके बाद में कौन कौन से फैक्टर्स डेप्रिसिएशन के लिए मैटर करते हैं, कौन कौन से फैक्टर डेप्रिसिएशन में आते हैं। उसके बाद में लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। आज प्योरली लेक्चर अपना थियोरेटिकल चलने वाला है और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। तो आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरह से समझना जरूरी है। आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आज का लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एक वर्ड, डेप्रिसिएशन ये वर्ड एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। लैटिन वर्ड उसका वो वर्ड था डेप्रेटियम, जिसका मतलब है रिडक्शन। जिसका मतलब क्या है? रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स कम होना, कम होना। फर्स्ट ऑफ ऑल डेप्रिसिएशन एक ऐसा कंसेप्ट है जो सिर्फ और सिर्फ फिक्स एसेट के ऊपर चार्ज किया जाता है। किसके ऊपर चार्ज किया जाता है? फिक्स एसेट। और फिक्स एसेट का ईयर बाय ईयर वैल्यू कम होना मतलब डेप्रिसिएशन। फिक्स एसेट का वैल्यू कम होना मतलब डिप्रिसिएशन। ऐसा जरूरी नहीं है आज हम लोगों ने अगर 1 लाख में कोई पर्टिकुलर फिक्स एसेट परचेस किया होगा तो नेक्स्ट ईयर उसका वैल्यू 1 लाख रुपीज ही होने वाला है। ऐसा भी हो सकता है उसका नेक्स्ट ईयर वैल्यू 90,000 होगा, 80,000 होगा। तो 1 लाख और 80,000 का जो डिफरेंस है, गैप है, उसको बोला जाएगा डिप्रिसिएशन। उसको क्या बोला जाएगा? डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन और तो हम लोगों ने देखा द वर्ड डिप्रिसिएशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड डेप्रिटियम व्हिच मींस रिडक्शन। Working life of all fixed assets except land decrease with the passage of time. Okay, हर एक फिक्स एसेट, हर एक फिक्स एसेट टाइम टू टाइम क्या होता है? रिड्यूस होते जाता है एक्सेप्ट लैंड। लैंड का कोई वैल्यू कम नहीं होता है। ओके, लैंड ऐसा नहीं कि यूज करने का तो खराब होने वाला है, यूज करने का वो घट जाने वाला है, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं। तो लैंड छोड़ के बाकी जो भी फिक्स एसेट है वो टाइम टू टाइम क्या होने वाले? उनका वैल्यू क्या होने वाला है? कम होने वाला है, उनकी लाइफ कम होने वाली है। इसलिए उसके ऊपर डिप्रेशन चार्ज करना जरूरी है। द वैल्यू ऑफ दिस एसेट डिक्रीज एवरी ईयर, so reduction in the value of fixed asset due to its wear and tear or actual use is called depreciation. हम लोग जो यूज करेंगे उस पर्टिकुलर फिक्स असेट को, ओके, एक टाइम पे उसका हालत ऐसे होने वाली है कि हम लोग उसको अभी यूज नहीं करेंगे, बस इससे ज्यादा हम लोग यूज नहीं कर सकते। तो उसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा? डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा, या उसको स्क्रैप में देना पड़ेगा, या उसको अभी यूज के बाहर लाना पड़ेगा। मतलब अभी उसको यूज करने की, अब हम लोग उसको यूज ही नहीं कर सकते। बरोबर, मतलब एक टाइम ऐसा आने वाला है कि कोई भी फिक्स एसेट हम लोग इतना यूज कर लेंगे, इतना यूज कर लेंगे, अभी अभी हमारे काम का नहीं रहेगा। अनलेस depreciation charge to the revenue, the true income of the business cannot be ascertained properly and we cannot make a provision for their replacement. ये पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेप्रिसिएशन जब तक हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करके नहीं दिखाएंगे तब तक बिजनेस का हम लोगों को एक्चुअल इनकम पता नहीं चलेगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दो। डेप्रिसिएशन जब तक हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करके नहीं दिखाएंगे तब तक हम लोगों को बिजनेस का एक्चुअल इनकम नहीं पता चलेगा। बिकॉज डेप्रिसिएशन मतलब ईयर बाय ईयर अपने असेट का वैल्यू कम होना। अभी असेट का वैल्यू कम हो रहा है मतलब हम लोग को खुशी तो नहीं होगी, लोगों को लॉस हो रहा है। बरोबर, लॉस होगा तो लॉस हम लोगों को पीएनएल में दिखाना चाहिए। लॉस हम लोगों को पीएनएल में दिखा, आप बोलोगे सर असेट का है खर्चा, असेट का वैल्यू कम हो गया है, पीएनएल में कैसा दिखाएंगे? बच्चे लोग एक चीज आप समझ रहे नहीं हो, हम लोगों का बिजनेस में लॉस हो चुका है ना, तो लॉस को तो बुक करना पड़ेगा। भले वो कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से हुआ, हम लोगों ने कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब असेट में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था उसके वजह से उसको हम लोगों ने यूज किया, उसके वजह से वैल्यू क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। ओके, उसके वजह से वैल्यू क्या हुआ है? रिड्यूस हुआ है। ये मतलब हम लोग क्या हुआ है? लॉस हुआ है। तो उस लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, नॉमिनल अकाउंट में बुक करना जरूरी है। और बुक करने की वजह से हम लोगों को बिजनेस का क्या पता चलेगा? एक्चुअल इनकम पता चलेगा, एक्चुअल नेट प्रॉफिट पता चलेगा। ओके, और
जो वैल्यू रिड्यूस हो रहा है अगर उसको हम लोग ईयर बाय ईयर थोड़ा थोड़ा पैसा साइड में निकाल के रखेंगे तो हम लोग फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, असेट को परचेज भी कर सकते हैं। क्लियर? परचेस ऑफ एन असेट इज एन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड नॉट अ रिकरिंग एक्सपेंडिचर। जब भी हम लोग कोई असेट परचेस करते हैं, जब हम लोग कोई असेट एक्वायर करते हैं, परचेस करते हैं, वो अपना क्या बन जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और मैं बार 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 एक ही चीज रिपीट कर रहा हूँ कि डेप्रिसिएशन इज अवर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो पीएनएल अकाउंट में दिखाया जाता है, बट असेट परचेस करते टाइम असेट अपना क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ट्रू और फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स में या मैचअप में आपको पूछ सकते हैं। ओके, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, असेट परचेस ऑफ असेट इज इक्वल टू कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप लोगों को ये चीज पता होना जरूरी है, बिकॉज हम लोग कभी असेट परचेस करने के लिए जाएंगे, जब भी हम लोग असेट परचेस करने के लिए जाएंगे तो ऐसा नहीं कि आज एक असेट परचेस किया, नेक्स्ट मंथ में एक असेट परचेस किया, बार बार हम लोग असेट परचेस नहीं करते, नॉन रिकरिंग इन नेचर है। बट असेट का वैल्यू ईयर बाय ईयर रिड्यूस होने वाला है, ईयर बाय ईयर रिड्यूस होने वाला है, मतलब डेप्रिसिएशन ईयर बाय ईयर चार्ज करना पड़ेगा। और जो चीज बार 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 रिपीट होती है, जो एक्सपेंडिचर बार 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 होते हैं, उसको बोलते हैं रिकरिंग एक्सपेंडिचर। चलो बच्चों लोग आगे बढ़ते हैं अभी। नेक्स्ट, अलग अलग लोगों ने अलग अलग डेप्रिसिएशन के बारे में बोला है, तो हम लोग सबसे पहले आर एन कार्टर को ही समझेंगे और बाकी का आपसे रीड करना। तो आर एन कार्टर क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन इज अ ग्रेजुअल डिक्रीज, ग्रेजुअल मतलब स्लो 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 डिक्रीज होना। डेप्रिसिएशन इज अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट फ्रॉम एनी कॉज, कोई भी रीजन के वजह से, कोई भी रीजन की वजह से असेट का वैल्यू कम होना, कोई भी रीजन हो सकता है, रीजन हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, रीजन हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। कोई भी रीजन की वजह से असेट का वैल्यू कम होना, दैट इज फिक्स्ड असेट। तो सिंपल में हमेशा बोलता हूँ डेप्रिसिएशन मतलब रिड्यूसिंग या रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट, रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट, फिक्स असेट का जो वैल्यू रिड्यूस्ड हुआ है उसको बोलेंगे डेप्रिसिएशन। आगे बढ़ते अभी, रीजन ऑफ डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे मैंने टोटल 6 रीजन आपके लिए प्रेजेंट किए, उसमें से 3 अभी और 3 बाद में। क्लियर? नंबर 1 वियर एंड टियर। देखो बच्चे लोग सिंपल है ना, अगर हम लोग कोई भी असेट को यूज करते रहेंगे, यूज करते रहेंगे, यूज करते रहेंगे, एक टाइम तो ऐसा आने वाला है कि वो असेट अभी हमारे काम करें। जैसे यहाँ पे देखो एक शू की हालत, हम लोग शू को यूज करेंगे तो एक टाइम ऐसा आने वाला है कि वो शू फटने वाला है, बराबर, शू फटने वाला है। जैसे हम लोग ने बाइक पर परचेस किया, जैसे हम लोग ने फर्स्ट डे बाइक लिया था, 10 साल के बाद वैसी हालत रहेगी उस बाइक की? नहीं। तो यूज करने के बाद एक टाइम ऐसा आने वाला है कि अभी वो यूज होने वाला नहीं है, उसको हमको सेल करना पड़ेगा, स्क्रैप में बेचना पड़ेगा। तो रीड कर दे, wear and tear. Any asset will gradually break down over a certain uses period as a parts wear out and need to be replaced. अभी हम लोग को चेंज ही करना पड़ेगा, अभी हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते। Eventually the asset can no longer be repaired and must be disposed of. अभी ये रिपेयर भी होने वाला नहीं है, अभी हम लोग इसको यूज भी नहीं कर सकते, अभी हम लोग इसको निकालना पड़ेगा, बरोबर। अभी हम लोगों को निकालना मतलब एक टाइम रहेगा कि हम लोगों को असेट का वैल्यू जीरो करना पड़ेगा या असेट का वैल्यू कम करना पड़ेगा, बिकॉज हम लोग उसको क्या करेंगे, यूज करते रहेंगे, हर साल हम लोग उसको इतना रिड्यूस करेंगे, इतना रिड्यूस करेंगे कि ओवर द पीरियड, मतलब कुछ सालों के बाद में उसका वैल्यू क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। एकदम से रिड्यूस करेंगे तो एकदम से बड़ा लॉस दिखेगा, तो थोड़ा 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 करके हम लोग क्या करेंगे, उस असेट में से वैल्यू कम करते जाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा वैल्यू मतलब अपना क्या बन जाएगा, डिप्रिसिएशन। अभी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन सिंपल एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जो देखो एम्ब्रॉयडरी का मशीन आता था, जो थ्रेड से डिजाइन किया जाता था, एम्ब्रॉयडरी का मशीन पहले लोग हाथ से करते थे, पहले लोग क्या करते थे, हाथ से करते। उसके बाद में एक छोटा मशीन आया ऑटोमेटिक, अभी बड़ा मशीन आया ऑटोमेटिक। अभी उसकी वजह से क्या हो गया, प्रोडक्शन बढ़ गया, बराबर, बड़े मशीन की वजह से प्रोडक्शन बढ़ गया। अभी छोटा मशीन तो हमारे काम का नहीं है, छोटे मशीन को क्या करना पड़ेगा, उसका वैल्यू रिड्यूस करना पड़ेगा, बिकॉज मार्केट के हिसाब से उसका वैल्यू अभी क्या हुआ रहेगा, कम हुआ रहेगा। तो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की वजह से भी असेट के वैल्यू में बहुत सा फर्क पड़ता है। ओके, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, व्हेन द न्यू मशीन और द असेट आर इन्वेंटेड, जब नया मशीन और असेट इन्वेंट होता है,
The earlier asset or the machine being used may lose their utility and hence their value is reduced. मैंने पहले ही बोला था कि न्यू असेट की वजह से जूना असेट क्या होता है, कम काम का होता है, बरोबर, उसका यूज कम होता है, उसकी वजह से हम लोगों को ओल्ड वाले असेट का वैल्यू क्या करना पड़ेगा, कम करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, लैक ऑफ यूज, हम लोग उसका यूज कम करेंगे, तो यूज कम करने का सेकेंड रीजन भी हो सकता है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। ऑन अकाउंट ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, यही पॉइंट है समझो, ओके, और चेंजेस इन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, द ओल्ड असेट बिकम obsolete, okay, obsolete or outdated and all these cause reduction in their value, बराबर, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन होना, ओके, या प्रोडक्शन के टेक्निक में चेंज हुआ रहेगा, कोई भी रीजन हो सकता है, रीजन कोई भी हो सकता है, रीजन कोई भी हो सकता है, उसके वजह से ओल्ड वाले एसेट का वैल्यू, ओल्ड वाला एसेट हम लोग क्या करेंगे, कम यूज करेंगे। जैसे अपने पास साइकिल पड़ा है और अब हमने बाइक लिया रहेगा, तो बाइक का ज्यादा यूज करने की वजह से साइकिल का यूज क्या होने वाला है, कम होने वाला है, बराबर, कम होने वाला है। मतलब हम लोगों को इधर से उधर जाने का टेक्निक चेंज हो गया, पहले हम लोग साइकिल से जाते, अभी बाइक से जाते, क्लियर। तो ये सारे रीजन है। अभी आगे हम लोग देखेंगे और रीजन। रीजन नंबर 4, इम्पेयरमेंट ऑफ एन असेट, कोई नेचुरल रीजन की वजह से, नेचुरल रीजन की वजह से असेट का वैल्यू कम हो सकता है। जैसे मेरे यहाँ पे मशीन थी, बट फ्लड की वजह से वो मशीन खराब, यहाँ पे फ्लड आएगा, उसकी वजह से मशीन खराब हो चुकी, अर्थक्वेक आया तो पूरा बिल्डिंग गिर गया और उसमें मेरी मशीन खराब हो गई, तो कोई भी रीजन हो सकता है। इम्पेयरमेंट ऑफ असेट, the price of fixed asset decreased due to the natural calamities such as earthquakes, storms, cyclone, fire, floods, or an accident, etc. And the damage of the asset is accounted for in the books of account. अभी हम लोगों का जो नुकसान हो गया उनको बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाना पड़ेगा। बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाना मतलब वैल्यू कम करके दिखाना पड़ेगा, ओके, या वैल्यू जीरो दिखाना पड़ेगा। इन शॉर्ट असेट का वैल्यू क्या होने वाला है, रिड्यूस होने वाला है, और जब जब रिड्यूस होगा तब तब डिप्रेशन आएगा, क्लियर। और हम लोगों को बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। फिफ्थ रीजन, मार्केट वैल्यू। जरूरी नहीं है कि हम लोगों ने जो फिक्स असेट परचेस किया रहेगा, आज परचेस किया, 10 साल के बाद भी उसके उस असेट का वैल्यू सेम रहने वाला है, मार्केट वैल्यू चेंज होने वाला है। जैसे हम लोग अगर मोबाइल फोन की बात करेंगे, मोबाइल फोन समझो आज हम लोगों ने कोई मोबाइल फोन पर्टिकुलर 25,000 या 50,000, 25,000 में लिया है, सेम मोबाइल 1 या 1.5 साल के बाद में 20 या 15,000 में मिल जाता है, या 20 या 15,000 में मिल जाता है। जरूरी नहीं है कि असेट के वैल्यू हम हमेशा वही रहने वाला। मार्केट वैल्यू ऑफ एन असेट गोज on changing according to prevailing conditions. Hence, the depreciation also changes. When market value of an asset decrease as compared to its cost, it causes the depreciation on it. अगर मार्केट वैल्यू और कॉस्ट में मेजर डिफरेंस आता रहेगा, ओके, चेंज मतलब मार्केट वैल्यू कॉस्ट के कंपैरिजन में कम हुआ रहेगा, तो डेप्रिसिएशन के ऊपर डेफिनेटली क्या होने वाला है, असर होने वाला है। पेरिशेबिलिटी, some asset have an extremely short lifespan. This condition is most applicable to inventory rather than fixed asset. अब एक्चुअली ये पॉइंट इधर डेप्रिसिएशन में कवर नहीं होता है, बट कुछ स्टॉक का हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू रिड्यूस करते हैं, इसलिए यहाँ पे रखा गया। कुछ पर्टिकुलर असेट्स होते हैं, कुछ पर्टिकुलर असेट्स होते हैं, कुछ पर्टिकुलर असेट्स होते हैं, ओके। आइडियली डेप्रिसिएशन फिक्स असेट के ऊपर ही चार्ज होगा, आइडियली डेप्रिसिएशन फिक्स असेट के ऊपर ही चार्ज होगा, बट कभी कभी कुछ रिवैल्यूएशन के केस में, कभी कभी बिजनेस में रिवैल्यूएशन होता है, तो बिजनेस में रिवैल्यूएशन केस में स्टॉक का वैल्यू रिवैल्यूएट किया जाता है, या पेरिशेबल जो भी असेट्स रहेंगे उसका वैल्यू क्या किया जाता है, रिवैल्यू, मतलब उन वैल्यू में मार्केट के हिसाब से क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है, क्लियर। अगर ओरिजिनल प्राइस के कंपैरिजन में रिवैल्यूएशन के टाइम पे वैल्यू चेंज होता है, मतलब कम हो रहा है, तो अगेन पार्ट ऑफ द डेप्रिसिएशन। मतलब अगर कोई असेट रिवैल्यूएशन की वजह से चेंज हो रहा है, या उसके लाइफ की वजह से, मतलब उसकी लाइफ शॉर्ट है, और उसकी वजह से वैल्यू क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, अगेन रीजन ऑफ डेप्रिसिएशन। तो हम लोगों ने बेसिकली कितने रीजंस पढ़े, 6। नंबर 1 वियर एंड टियर, नंबर 2 टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, नंबर 3 लैक ऑफ यूज, नंबर 4 impairment of asset, number 5 market value, and number 6 perishability. Clear? आगे बढ़े, वेरी गुड। नेक्स्ट
वेट, थोड़ा सा आगे बढ़ गए हम लोग। यस, नीड एंड इम्पोर्टेंस, नीड एंड इम्पोर्टेंस। ओके, डिप्रेशन क्यों चार्ज करना चाहिए? आप भी ऐसे दिमाग खुजाते रहोगे जैसे यहाँ पे ये कार्टून कर रहा है, बरोबर? क्यों, क्या रीजन है? फर्स्ट, करेंट इनकम मेजरमेंट, मैंने पहले ही बोला था, अगर हम लोगों का एसेट का वैल्यू रिड्यूस हो रहा है मतलब हम लोग को लॉस हो रहा है, तो लॉस पीएल में दिखना चाहिए। अगर हम लोग लॉस पीएल में नहीं दिखाएंगे मतलब अपना इनकम ज्यादा दिखेगा बट एक्चुअली हम लोग को लॉस हुआ है, बरोबर? तो लॉस की वजह से इनकम क्या होता है, थोड़ा सा रिड्यूस होने वाला है, थोड़ा सा क्या होने वाला है, रिड्यूस होने वाला है। तो एक्चुअल इनकम दिखने के लिए, एक्चुअल नेट प्रॉफिट दिखने के लिए, एक्चुअल नेट प्रॉफिट दिखने के लिए डिप्रिसिएशन को पीएल में बुक करना जरूरी या डिप्रिसिएशन चार्ज करना जरूरी। ट्रू पोजीशन स्टेटमेंट। अगर हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो असेट का एक्चुअल वैल्यू हम लोगों को पता चलने वाला है कि असेट का वैल्यू कितना है। समझो हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं करेंगे, लास्ट ईयर 1,00,000 रुपीज वैल्यू था बट मार्केट के सिचुएशन की वजह से इस साल 90,000 वैल्यू हुआ है, बरोबर? मतलब डिप्रिसिएशन कितना लगेगा, 10,000 रुपया, 10,000 रुपीज, वैल्यू कम हुआ ना। पहले 1,00,000 था, अभी 90,000, मतलब 1,00,000 में से 10,000 कम हुआ तो 90,000 हुआ। बट हम लोग समझो 10,000 को रिड्यूस ही नहीं करेंगे, मार्केट वैल्यू के हिसाब से, मार्केट वैल्यू के हिसाब से उस असेट को दिखाएंगे नहीं, बरोबर? तो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में वैल्यू दिखेगा 1,00,000 बट एक्चुअली में उसका वैल्यू 90,000 है। तो यहाँ पे ट्रू पोजीशन दिख रहा है क्या, एक्चुअल पोजीशन दिख रहा है क्या? नहीं। तो एक्चुअल पोजीशन दिखाने के लिए आप लोगों को असेट के ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज करना जरूरी है। फंड्स फॉर प्लेसमेंट, अगर मुझे फ्यूचर में कोई असेट परचेस करना है तो आज से मुझे तैयारी करनी स्टार्ट करेगी। तो जो असेट का वैल्यू रिड्यूस हो रहा है वो मैं क्या करूंगा, साइड में निकालते जाऊंगा, वो क्या करूंगा, साइड में निकालते जाऊंगा। तो फ्यूचर में जब भी मुझे असेट परचेस करने का रहेगा तो रिप्लेसमेंट के लिए मेरे जेब में क्या रहेगा, मेरे जेब में क्या रहेगा, पैसा रहेगा, मनी रहेगा। नेक्स्ट, असर्टेनमेंट ऑफ ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर हम लोग डेप्रिसिएशन को बुक करेंगे, बच्चे लोग डेप्रिसिएशन को बुक करेंगे, डिप्रेशन मत बुक करना मतलब डिप्रेशन पीएनएल में दिखाना। तो डिप्रेशन पीएनएल में दिखाने की वजह से, ओके, डिप्रेशन ट्रेडिंग में दिखाने की वजह से, डिप्रेशन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग में नहीं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में दिखाने की वजह से आप लोगों को एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, जब प्रोडक्शन फाइनल अकाउंट आप पढ़ते हो, प्रोडक्शन जहाँ जहाँ पे प्रोडक्शन होता है, ओके, वो एंटिटी जब फाइनल अकाउंट बनाते हो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते, बरोबर? तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में प्रोडक्शन डिप्रेशन दिखाते, तो उस डिप्रेशन दिखाने की वजह से बिजनेस का एक्चुअली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम लोगों को पता चलता है। ओके, लास्ट पॉइंट, हेल्प टू फाइंड आउट द करेक्ट अमाउंट। क्लियर? हम लोग करेक्ट टैक्स अमाउंट, हम लोग को एक्चुअली गवर्नमेंट को कितना टैक्स पेड करना है वो हम लोगों को एप्रिसिएशन की वजह से पता चलता है। नेक्स्ट पॉइंट, फैक्टर्स टू बी कंसिडर व्हाइल डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन चार्ज करते टाइम, डिप्रिसिएशन चार्ज करते टाइम, डिप्रिसिएशन चार्ज करते टाइम कौन कौन सी चीजों के ऊपर ध्यान देना पड़ता है? नंबर 1, कॉस्ट ऑफ असेट। एक्चुअली हम लोगों ने असेट कितने में परचेस किया है, कॉस्ट ऑफ असेट, कॉस्ट ऑफ असेट, नंबर 1 पॉइंट, कॉस्ट ऑफ असेट। अगर समझो मैंने एक पर्टिकुलर असेट परचेस किया है तो परचेस के टाइम पे से उसका परचेस वैल्यू लेना है क्या, परचेस के टाइम पे मैंने इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड किया रहेगा उसको भी कंसीडर करना है क्या, परचेस के टाइम पे मैंने इरेक्शन चार्जेस पेड किया रहेगा उसको भी मुझे कंसीडर करना है क्या, मैंने परचेस के टाइम पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पेड किया रहेगा उसको भी कंसीडर करना है क्या? आंसर इज यस। एट द टाइम ऑफ परचेस ऑफ असेट आप जो भी इनिशियल कॉस्ट बियर करोगे या पेड करोगे वो सारे आपके कॉस्ट ऑफ असेट में ऐड होने वाले। मतलब असेट परचेस किया उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन रहेगा तो कॉस्ट असेट के कॉस्ट में ऐड करो, उसको इंस्टॉलेशन का आपने खर्चा पे किया रहेगा, एक्सपेंसेस पेड किया रहेगा वो भी आपको कॉस्ट ऑफ असेट में ऐड करना है। मतलब एट द टाइम ऑफ परचेस या इनिशियली परचेस के टाइम पे आप जो भी एक्सपेंसेस पेड करोगे उस असेट के ऊपर वो सारे आपको कॉस्ट ऑफ असेट में ऐड करने हैं, असेट के वैल्यू में क्या करने हैं, ऐड करने हैं। यहाँ पे मैंने लिख के रखा है वो सब। क्लियर? सेकेंड पॉइंट, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ असेट। वो असेट कितने साल तक जिंदा रहने वाली है, वो असेट हम लोग कितने साल तक यूज में आने वाली है, हम लोगों को उसकी एक्चुअल लाइफ पता होनी जरूरी है। क्लियर? बिकॉज उसके बेसिस पे हम लोग डिप्रिसिएशन का परसेंटेज या डिप्रिसिएशन का वैल्यू डिसाइड कर सकते हैं।
या वो कितने टाइम के साथ साथ कितना यूनिट्स हम लोगों को रिटर्न में देने वाली है कि इस पर्टिकुलर मशीन से इतने इतने यूनिट्स बनने वाले। जैसे हम लोग प्रिंटर की बात करेंगे तो एक प्रिंटर 20,000 प्रिंट्स दे सकता है, एक प्रिंट 1 लाख प्रिंट दे सकता है, मतलब उसकी लाइफ किसमें डिसाइड किया हम लोगों ने, यूनिट्स में। नेक्स्ट, कुछ कुछ मशीन की लाइफ हावर्स में भी डिसाइड की जाती है, आवर्स में। नेक्स्ट, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, अगर वो मशीन बूढ़ी हो गई मतलब उसकी लाइफ खत्म हो गई, मर गई वो मशीन, मर गई ऐसा नहीं बोल सकते, उसकी लाइफ खत्म हो गई, मतलब समझो 10 साल की लाइफ थी मशीन की, 10 साल पूरे हो गए, 10 साल के बाद में उस मशीन की स्क्रैप वैल्यू कितनी रहने वाली, मतलब 10 साल के वो मशीन हम लोग बेचने के लिए जाएंगे तो हम लोग को रिटर्न में कितना पैसा आने वाला है, ये हम लोगों को पता होना जरूरी है। बिकॉज डिप्रिसिएशन के टाइम पे हम लोग को ये सारी चीजें क्या करनी पड़ती है, कंसीडर करनी पड़ती है, कंसीडर करनी पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट, अभी हम लोगों को मेथड ऑफ डिप्रेशन पढ़ना है, बट एक्चुअली मैं इससे भी यहाँ पे 2 पॉइंट्स, 2 मेथड ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा, मतलब डीपली एक्सप्लेन करूंगा। एक है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड और सेकंड है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड को दूसरा नाम रहता है स्ट्रेट लाइन मेथड, तीसरा नाम रहेगा ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, बरोबर। एक ही पर्सन है, बट उसके 3 नाम है, ऐसा समझो। एक है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, एक है स्ट्रेट लाइन मेथड और थर्ड है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। दूसरा मेथड है उसके भी अगेन 3 नाम है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एंड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। क्लियर। नेक्स्ट, एन्युटी मेथड, अगर आप प्रोफेशनल एग्जाम की स्टडी करते रहोगे तो वहाँ पे एन्युटी मेथड आपको मिलेगा, डेप्रिसिएशन फंड मेथड मिलेगा, रिवैल्यूएशन मेथड मिलेगा, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड मिलेगा, मशीन आवर रेट मेथड मिलेगा, यूनिट मेथड मिलेगा, बरोबर। ये सारे मेथड्स वहाँ पे है। क्लियर। बट हम लोग सिर्फ और सिर्फ 2 मेथड डिस्कस करेंगे, नंबर 1 स्ट्रेट लाइन मेथड एंड नंबर 2 रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। एक्चुअली दोनों में फर्क है। स्ट्रेट लाइन मेथड मींस ओरिजिनल कॉस्ट मेथड मींस फिक्स इंस्टॉल मेथड, तीनों का मतलब सेम। स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स इंस्टॉल मेथड एंड ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, क्लियर, तीनों का मतलब सेम। इन दिस मेथड अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन हमेशा सेम रहेगा पर एनम, 1 साल का डिप्रेशन हमेशा सेम रहेगा। जैसे कि एग्जांपल, मतलब हम लोग जब भी डिप्रेशन कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे, जब भी हम लोग डिप्रेशन कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे तो हमेशा हम लोग डिप्रेसिएशन अपने ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर चार्ज करेंगे, अपने मतलब उस असेट के ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर चार्ज करेंगे। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो 1 लाख का असेट है, 1 लाख का असेट है, 1 लाख का असेट है। जब भी हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में डिप्रेशन चार्ज किया 10%, 1 लाख के ऊपर ही 10% चार्ज किया, तो 1 लाख के ऊपर 10%, 10,000 रुपीज, तो 1 लाख में से 10,000 गया, WDV कितना आया, रिटर्न डाउन वैल्यू कितना आया, 90। रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब कॉस्ट में से डिप्रेशन लेस करने के बाद जो वैल्यू होता है 90,000। तो 1 साल, पहले साल में हम लोगों ने 1 लाख में से 10,000 रुपीज डिप्रेसिएशन माइनस किया, तो असेट का वैल्यू कितना हो गया, 90,000। मतलब इस साल WDV कितना हो जाएगा, 90,000। नेक्स्ट ईयर डिप्रिसिएशन अगेन 1 लाख के ऊपर चार्ज करने का, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट, बिकॉज इस मेथड का दूसरा नाम क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड का दूसरा नाम क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। इसलिए हमेशा डिप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर चार्ज करने का। तो अगेन 1 लाख के ऊपर 10% चार्ज किया, अगर पूरा साल हुआ रहेगा तो 12 मंथ, तो 6 महीना हो रहेगा तो 6 महीने के लिए चार्ज करेगा। अगेन 10,000 आया तो 90,000 में से 10,000 गया, 80,000 आया। अगेन WDV में कितना मिला, 80,000। नेक्स्ट ईयर फिर से डिप्रेशन 1 लाख के ऊपर चार्ज करने का, ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर चार्ज करने का, 1 लाख मतलब ओरिजिनल कॉस्ट है, क्लियर। 1 लाख के ऊपर 10% चार्ज करने का, तो वैल्यू कितना है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, वैल्यू कितना आएगा, 70,000 आएगा, कितना आएगा, 70,000 आएगा, कितना आएगा, 70,000 आएगा, क्लियर, 70,000, बिकॉज 80,000 में से 10,000 क्या बचा, कितना, 70,000 आएगा, क्लियर। मतलब यहाँ पे देखो हर साल डिप्रेशन का वैल्यू 10,000 10,000 10,000 आ रहा है, क्लियर। यहाँ पे डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है सेम है, मतलब इसलिए इसको बोलते हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, हर साल डिप्रेशन का वैल्यू कैसे सेम है, फिक्स्ड है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड क्यों बोलते हैं, बिकॉज हमेशा डिप्रेशन हम लोग क्या करेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर चार्ज करेंगे। अभी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हम लोग चेक, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में एक्चुअल डिफरेंस क्या देखेंगे। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, इसको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी बोला जाता है या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी बोलते हैं। क्यों, फर्स्ट स्टेप हम लोगों ने 1 लाख का असेट परचेस किया, अगेन 10% डिप्रेशन चार्ज किया, तो 1 लाख के ऊपर 10% 10,000 रुपीज,
तो 1 लाख में से 10,000 गया, बचा कितना 90,000। क्लियर? 9। अभी वैल्यू माइनस करने का, डिप्रेशन का वैल्यू माइनस करने का कितना आया, 90,000 रुपीज आया। कितना है? 90,000 रुपीज। डिप्रेशन चार्ज करते टाइम उस 90,000 के ऊपर डिप्रेशन चार्ज करने का, डिप्रेशन चार्ज करते टाइम जो वैल्यू रिड्यूस हो, क्या है मेथड का नाम, क्या है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। जो बैलेंस अमाउंट रिड्यूस होने के बाद आया है, या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, जो वैल्यू रिड्यूस होने के बाद आया है, WDV मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के ऊपर चार्ज करेगा। रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब 90,000 के ऊपर डिप्रेशन चार्ज करेगा। जो वैल्यू रिड्यूस होने के बाद आया है उसके ऊपर डिप्रेशन चार्ज करो। 90,000 के ऊपर 10% चार्ज किया, 9,000 आया। अभी 90,000 में से 9,000 रुपीज गया तो बचा कितना, 81,000 रुपीज। बचा कितना, 81,000। अगेन डिप्रेशन चार्ज करते हैं, जो रिड्यूस होने के बाद वैल्यू आया है, मतलब 9,000 रिड्यूस होने के बाद में जो है, मतलब लेस करने का जो वैल्यू आया है 81,000, उस 81,000 के ऊपर डिप्रेशन चार्ज करने का। तो 81,000 में से 8,100 गया तो WDV कितना आया, 72,900। WDV मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू, WRITEN, रिटर्न डाउन वैल्यू, ओके, TN, ओके, रिटर्न डाउन वैल्यू। क्लियर? रिटर्न डाउन वैल्यू। क्लियर? तो ये दो मेथड में मेजर फर्क है, हम लोग को इसके ऊपर ही मैक्सिमम क्वेश्चंस करने हैं। ये टाइप के क्वेश्चन जूनियर कॉलेज सेक्शन में ज़्यादा पूछेंगे, उसके साथ साथ CA CMA के एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो हम लोग को इसका प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। तो हम लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे, डोंट वरी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन काफ़ी हद तक करेंगे तो आपको इसके ऊपर अच्छी खासी कमांड मिलेगी। अभी फॉर्मूला ऑफ डिप्रेशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। कभी कभी हम लोगों को रेट ऑफ डिप्रेशन नहीं दिया जाता, जैसे लास्ट क्वेश्चन में जब हम लोग एग्जाम्पल डिस्कस करे थे यहाँ पे 10% दिया था। जरूरी नहीं है कि हमेशा आप लोगों को 10% दिया जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में कभी कभी परसेंटेज नहीं दिया जाएगा, बट आपको दूसरी चीजें दी जाएगी, जैसे एसेट का वैल्यू कितना है, एसेट का स्क्रैप वैल्यू कितना है, लाइफ ऑफ एसेट कितना है, लाइफ ऑफ एसेट कितना है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, डेप्रिसिएशन पर एनम, डेप्रिसिएशन पर एनम, एनुअल डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन पर एनम। मतलब एक साल का डेप्रिसिएशन निकालने का रहेगा तो कैसे निकालोगे, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट में से, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस करोगे, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस करोगे, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस करोगे। क्लियर? डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ एसेट। जिसके एग्जांपल समझो 75,000 का कोई एसेट है, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट कितना है 75,000, उसका स्क्रैप वैल्यू है आफ्टर 10 ईयर 5,000 रुपीज, और 10 साल तक वो मशीन जिंदा रहने वाली, मतलब उसकी लाइफ 10 साल है। तो 75,000 में से 5,000 माइनस करने का, 75,000 में से 5,000 माइनस करने का मतलब आपको 70,000 मिलेगा। फिर डिवाइड बाय लाइफ ऑफ एसेट कितना है 10,000, सॉरी 10 ईयर्स, तो आपका पर एनम डिप्रेशन कितना आएगा 7,000 रुपीज। कितना आएगा 7,000। अभी ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट मतलब हम लोगों ने पहले भी ये पॉइंट डिस्कस किया और मैंने पहले ही बताया कि परचेज प्राइस ऑफ एसेट प्लस जो भी इनिशियल एक्सपेंसेस लगेंगे एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन एंड ऑल, वो सारे आपको एसेट के वैल्यू में क्या करने हैं, ऐड करने हैं। वो सारे एसेट के वैल्यू में क्या करने हैं, ऐड करने हैं। तो आज के लिए थ्योरी इतना ही, ओके। इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और आपके फ्रेंड्स के साथ डेफिनेटली शेयर करना, बिकॉज ये उनके लिए भी ज्यादा जरूरी है जितना आपके लिए जरूरी है, ओके। वीडियो कैसे लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट देना, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय, हैव अ नाइस टाइम।